हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का जियोग्राफी सेक्शन में किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग मैं टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। एक बार अच्छी तरह से आप लोग लेक्चर नंबर 1 को देखिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा अंदर से तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं लेक्चर 2 भी आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और ये क्लास जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को कितना भी तारीफ किया जाए मेरे भाई बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इस क्लास में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ गुड एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको आपके माइंड में डायरेक्ट सेटअप हो जाए। क्यों? लिखने का समय अब नहीं रहा हमारे पास, ना ही रट्टा लगाने का समय रहा। बिल्कुल हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं अच्छी तरह से। एक एक क्वेश्चन को देखना है। ज्यादा क्वेश्चन ये 5 मार्क्स वाला होगा, याद रखिएगा। 1-2 क्वेश्चन मैं लेकर आऊं जो आपका पूछे जाते हैं 1-2 मार्क्स का, ठीक है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है आप सभी को पता है, याद रखिएगा। मोदी कहते थे हमारे 125 करोड़ देशवासियों, है या नहीं। भारत प्रवास के 2 प्रमुख प्रकार है। प्रवास के ना 2 प्रकार होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रवास कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास तथा आंतरिक प्रवास, ठीक है। कोई भी 2 नकदी फसलों के नाम लिखिए। नकदी फसल जैसे हो गया जो चीज में हम लोग लिक्विड पदार्थ होती है, जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, कहवा हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया, ये सब क्या है? नकदी फसल के उदाहरण है, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, हमें उम्मीद है। इतने साल से तैयारी कर रहे थे, आप लोग कर लेंगे। टिस्को का पूरा नाम क्या है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कर लेंगे। ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। संचार के कोई 2 स्रोत लिखे। संचार का 2 प्रमुख स्रोत है, कोई इंटरनेट हो जाएगी, एक रेडियो हो जाएगा, कर लेंगे ना। नवीकरण संसाधन का कोई 2 उदाहरण दे। मेरे भाई एक बात भी बता दूं, नवीकरण संसाधन और नवीकरण संसाधन, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा को एकदम अच्छी तरह से कंठस्थ कर लीजिएगा। आपके पेपर में 5 मार्क्स का आएगा। कितना? 5 मार्क्स का। एक आएगा आप लोगों का पेपर में 1 मार्क्स का, एक आएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और एक आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। तो आप नहीं चाहते हैं ना कि हमारे पेपर में हमसे बाहर से पूछा जाए, तो बिल्कुल एकदम नवीकरण ऊर्जा, अनवीकरण ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा, गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं एकदम समझ जाना, ठीक है। चलिए देखते हैं नवीकरणीय संसाधन के कोई 2 उदाहरण थे। तो वन और जंगल, क्या जगह मेरे भाई? वन और जल इसका नवीकरण संसाधन है, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, उसे हम लोग नवीकरण ऊर्जा कहते हैं। जो समाप्त हो जाएगी अनवीकरण ऊर्जा हो जाएगी, जैसे कोयला, ठीक है। देखते हैं वर्षा जल संग्रह की कोई एक विधि बताए। वर्षा जल, हम लोग वर्षा के जल को संग्रह कैसे कर सकते हैं? तो बताएंगे सर वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं छत के द्वारा। हम लोग छत पर टैंक बनाकर वर्षा के जल को संग्रह कर सकते हैं। और ये किया जाता है एक्चुअली देखा जाए तो कहाँ पे? राजस्थान में। वर्षा जल संग्रह की महत्वपूर्ण विधि है, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन था। अब हम लोग मूव करते हैं सर, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से आप लोगों को देखना है। परिवहन के किन्हीं 3 महत्वपूर्ण उल्लेख करें। जो परिवहन है ना, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, ये जो है ना, इसका परिवहन का 3 महत्वपूर्ण आपको बताना है कि उल्लेख क्या है। सबसे पहला, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में तेजी आती है। सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी आती है। अगर परिवहन होगी मेरे भाई, तो हम लोग तुरंत दिल्ली से कोलकाता आ सकते हैं और हमने अपना सामान को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगी ना कि इस तरह से हमारे आर्थिक स्थिति की जरूरत जो मंद होगी, जरूरत जो सामान होगी, हम लोग को जल्दी से पूर्ति हो जाएगी और हम अपने समाज को विकास कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पूर्णतः परिवहन सुविधा पर ही निर्भर है। दुनिया के कोई भी अगर फैक्ट्री को लिया जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या आंतरिक व्यापार हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या आंतरिक व्यापार हो, अगर मैं बात करूं, परिवहन के बिना बिल्कुल अधूरा है। परिवहन के बिना व्यापार अधूरा है। अगर परिवहन अच्छे होंगे तो हमारा व्यापार भी बहुत अच्छी होगी। बहुत बड़ा फैक्ट्री बना लिए, पर हमें यहाँ पे क्या हुआ, याद रखिए, सॉरी, बहुत बड़ा फैक्ट्री बना लिया मेरे भाई, और हमारे पास यहाँ ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास वाहन नहीं है, तो फिर हम लोग परिवहन के बिना जो है फैक्ट्री को नहीं विकसित कर सकते, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 में यह बताएगा। पॉइंट नंबर 3 है, राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण एवं प्रशासन में मदद मिलती है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा होती है, नेशनल सिक्योरिटी और प्रशासन में भी हमें मदद मिलती है। तो ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो आपको इसी तरह से लिखना होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, लघु उद्योग की किन्हीं 3 विशेषता बताए। लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग मेरे भाई, लघु उद्योग और दीर्घ उद्योग, ठीक है। लघु उद्योग मतलब होता है छोटा उद्योग का क्या क्या विशेषता है आपको बताना है। याद रखिएगा, पहला पॉइंट है तो पॉइंट टू पॉइंट लिखना। जब इस तरह से क्वेश्चन आए, कोशिश कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट लिखने का। पॉइंट नंबर 1, इसमें कम पूंजी। जब भी हम लोग छोटे उद्योग खोलते हैं, जैसे साबुन की फैक्ट्रियां होंगे, अगरबत्ती की फैक्ट्रियां होगी, तो जगह भी बहुत कम लगती है और पैसा भी बहुत कम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारी फैक्ट्री शुरू हो जाएगी। इसमें कम पूंजी, स्थानीय कच्चे माल, कम श्रमिक, इसमें ज्यादा लेबर की आवश्यकता नहीं होती है। स्वचालित तथा मानव चालित छोटे मशीनों का उपयोग किया जाता है, और इसमें जो है ना लघु उद्योग में छोटे छोटे मशीन का हम लोग उपयोग करते हैं, ना कि बड़े बड़े मशीन का। पॉइंट नंबर 1 ये विशेषता हुआ। दूसरा विशेषता ये है, लघु उद्योग केवल उपभोक्ता वस्तुओं का विनिर्माण करती है,
सामान्यतः जिसका खपत स्थानीय बाजार में हो जाती है। ये लघु उद्योग में वो सामान का तैयार किया जाता है जो दिन प्रतिदिन दिनचर्या में ज्यादा उपयोग होती है, जैसे अगरबत्ती, साबुन, बिस्किट फैक्ट्री, ये सब क्या है, कुटीर उद्योग है। क्या है, छोटे छोटे उद्योग में इसके खासियत है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह बुनियादी उद्योग और उपभोक्ता के बीच कड़ी का काम करती है। ये बुनियादी उद्योग और उपभोक्ता के बीच का कड़ी का काम करते हैं। अगर सॉरी ठीक है, यह बुनियादी उद्योग और उपभोक्ता के बीच में कड़ी का काम करती है। कैसे? अगर हम छोटे छोटे उद्योग को नहीं बसाएंगे तो बड़ा उद्योग भी नहीं बस सकता है। क्यों? क्योंकि बड़ा उद्योग बसने के लिए खान पान की आवश्यकता होगी यार। छोटे छोटे उद्योग अगर खान पान का निर्माण ना करे तो बड़े लोग कहां से खाना खाएंगे। ये सकता है सर। अगला पॉइंट है कि स्थानीय उद्यमी निजी लाभ के लिए करती है। और ये स्थानीय जो उद्देश्य है ना मेरे भाई, ये जो छोटे फैक्ट्रियां होती है ये निजी लाभ के लिए किया जाता है, ना कि सरकार को लाभ देती है। मान लेते हैं कि ये जो मैं मान लेता हूं कि मैं एक उद्योग खोला हूं, कुटीर उद्योग, मान लेते छोटा सा उद्योग खोला अगरबत्ती का, इसका जो भी प्रॉफिट होगी, जो भी लॉस होगी वो मेरा होगी, ना कि सरकार की होगी। लेकिन बड़े उद्योग में क्या होता है, ये सरकार का घाटा होती है, सरकार की प्रॉफिट होती है। तो भी एक तरह का क्या है, विशेषता है छोटे उद्योग खोलने का। ठीक है, तो 4 विशेषता बताओ, एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए, पेपर में आए तो आपको इसी तरह से एकदम समझ कर लिखना है। दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। सर जो दक्षिण भारत क्या है मेरे भाई, दक्षिण भारत इसको हम लोग बोलते हैं भारत का क्या है, भारत का मैप है। तो दक्षिण भारत हम लोग इस पार्ट को कहते हैं, ये दक्षिण भारत का मैप है मेरे भाई। दक्षिण भारत जैसे तमिलनाडु हो गया, इधर केरल हो गया, तो दक्षिण भारत में उद्योग, चीनी उद्योग के विकास के लिए किन्हीं 3 मुख्य बातों को वर्णन करना है। तो देखिए पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, पहला गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होती है। कहाँ सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा दक्षिण भारत में गन्ना का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। साथ ही आपका जो होते हैं ना, साथ ही गन्ने में शर्करा की मात्रा अधिक होती है। पॉइंट नंबर आते हैं सर अगला, दक्षिण भारत में चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में होती है, सहकारी क्षेत्र में होती है, जिससे कच्चे माल की कमी नहीं रहती है। याद रखिएगा, जिसमें कच्चे माल की कमी नहीं रहती है। अगर हमें चीनी बनाना है, सिर्फ गन्ना से चीनी नहीं बनती, उसके लिए बहुत सारी चीजें की आवश्यकता होती है। इसके लिए यहाँ पे जो होती है कच्चे माल आसानी से मिल जाते हैं दक्षिण भारत में, गन्ना से चीनी में कन्वर्ट करने के लिए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सर, अनुकूल जलवायु के कारण, जो अनुकूल जलवायु है दक्षिण भारत में, गन्ने की पेराई का मौसम अक्टूबर से बुआई हो या निराई हो, मेरे भाई एक बार देख लीजिएगा, बुआई का मौसम अक्टूबर से जून तक अधिक लंबी होती है। कहां पे, तो बताएंगे सर ये दक्षिण भारत में होती है, तमिलनाडु तरफ। देखिएगा अधिकतर वहां पे गर्मी होती है या तो अधिकतर ठंडी होती है। जो ऊटी काम करने जाते हैं उनको एक बार पूछ के देखिएगा। अनुकूल जलवायु के कारण दक्षिण भारत में गन्ने की पेराई या इसका रोपाई हम लोग कर सकते हैं का मौसम अक्टूबर से जून तक होती है। यह सर हम लोग का दक्षिण भारत में चीनी उद्योग के विकास के लिए 3 महत्वपूर्ण कारक। क्या आप लोग इस तरह से अगर आएंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अब यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होती है, पैसेंस बना कर रखिए। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। भारत में प्रवास के किन्हीं 3 मुख्य परिणामों का उल्लेख करें। भारत में प्रवास करते हैं मेरे भाई, आपके गांव में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके घर द्वार को छोड़कर, बीबी बाल बच्चे को छोड़कर वो दूसरी जगह जाकर कमाते हैं। तो इसका क्या कारण है, इसका मेन कारण क्या है, तो इसी कारणों को चर्चा करना है। जैसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, शहरी क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शहरी क्षेत्र की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। अब शहर की ओर जाएंगे, मुंबई कोलकाता दिल्ली जाएंगे ना, तो काफी ज्यादा आपको आबादी दिखेगी, लेकिन आप जहां रहते हैं उतना आबादी है नहीं है। तो वही पहला कारण है कि शहरी क्षेत्र में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आयु संरचना, लिंग संरचना तथा साक्षरता प्रतिशत में नगरों और गांवों के बीच गंभीरता असंतुलन उत्पन्न कर रही है। अब दिन प्रतिदिन जो है ना क्या होती है, याद रखिएगा कि जो नगर होती है मेरे भाई, जो बड़े बड़े सिटियां होती है, वहां पे दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ने का कारण यह है कि लोग अपने घर द्वार को छोड़कर सिर्फ कमाने के लिए नहीं, पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं, और इस तरह से वहां पे जनसंख्या घनत्व अधिक हो जाती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है सर, आर्थिक परिणाम। प्रायः ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर या विदेश गए लोगों का पारिवारिक संबंध बना रहता है। यहाँ पे मान लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से जो लोग शहर की ओर जाते हैं, इससे क्या होता है कि विदेश गए लोगों का पारिवारिक संबंध बना रहता है। धनोपार्जन से प्राप्त आय का कुछ हिस्सा ये अपने परिवार को भेजते हैं, और कुछ भी मान लेते हैं उसका एक महीना में 10,000 रुपया का सैलरी मिला। अब वो 10,000 का सैलरी क्या किए, याद रखिएगा, कुछ अपने लिए रख लिए और कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेज देते हैं। यस या नो, भेजते हैं ना मेरे भाई। इस धन का उपयोग भोजन, ऋण अदायगी, अगर कहीं से हम लोग लोन लिए हैं या कहीं से हम लोग उधार लिए हैं, राशन दुकान में व कहीं भी, तो हमारे पापा अगर हमारे अकाउंट में पैसा भेजेंगे तो मैं उसको दे दूंगा। यही करते हैं ना हम लोग। उपचार,
कोई भी हम लोग का मान लेते हैं मेडिसिन लेना है तो इसका भी हम लोग भरपाई करते हैं उसी पैसे से जो हमारे फादर भेजते हैं। विवाह भी हम लोग करवाते हैं, शिक्षा भी हम लोग करते हैं, कृषि निवेश भी करते हैं, गृह निर्माण भी करते हैं। कोई भी अगर घर बनाना है, कोई अगर टूट फूट गया तो उस घर का निर्माण भी हम लोग करते हैं। आदि कार्यों में भी किया जाता है। विदेशी मुद्रा से राष्ट्रीय आर्थिक उन्नति में मदद मिलती है, इससे कुछ कुपरिणाम भी है। महानगरों में जनाधिक्य के कारण गंदी बस्तियां में वृद्धि, शौचालय, पेयजल, जल चिकित्सा जैसे मूलभूत सुविधाओं को कमी के कारण प्रवासियों का जीवन नरकीय हो जाता है। समझिएगा, ये जो है ना, ये आर्थिक परिणाम क्या है कि मान लेते हैं कि हम कुछ रुपया कमाए हैं, समझिए एकदम सिंपल भाषा में, कुछ रुपया मान लेते हैं कि मुझे कमाए हैं, इस कुछ पैसे से हम अपने लिए काम कर रख लेते हैं और कुछ पैसा अपने परिवार के लिए भेज देते हैं। ये परिवार पैसा संचार, जन संचार के रूप में, डॉक्टर के यहाँ, राशन पाती में, या कोई भी कुटीर उद्योग बना रहे या हम लोग कुछ भी कर रहे हैं तो वहां पे जाकर इस पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। और क्या करते हैं, दिन प्रतिदिन अगर हम लोग देखा जाए तो नगरों की जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण लोग की जो जा रहे हैं वहां पे, तो वहां पे ग्रामीण जनसंख्या जब जा रहे तो शौचालय की सही व्यवस्था नहीं है, उसके बाद जो है जल की सही व्यवस्था नहीं है, उसके बाद हम लोगों का पीने वाला पानी जो होती है वो वहां पे खरीद कर पीना पड़ता है। शुद्ध अगर पानी पीना है, नहीं तो आपको गंदा पानी मिलेगी। तो ये जो है ना, सुख और सुविधा दोनों है आपका कहां पे, महानगरों में। पॉइंट नेक्स्ट पे से सामाजिक परिणाम क्या होती है। सामाजिक परिणाम क्या होती है, प्राणियों के कारण, प्रवासियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र का नगरों से जुड़ाव हो जाता है। अब मान लेते हैं कि हमारे गांव से अगर कोई जाते हैं दिल्ली काम करने के लिए, 10 को व्यक्ति अगर उठकर दिल्ली चला गया मेरे भाई काम करने के लिए, तो इस काम को करते करते जब वह रहने लगते हैं वहां पे, तो हमें लगता है कि हमारा गांव दिल्ली से एक तरह का जुड़ाव हुआ है, ठीक है। तो प्रवासियों के कारण ग्रामीण क्षेत्र का नगरों से जुड़ाव हो जाता है, जिससे आधुनिक विचारों का विसरण गांव में भी होता है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण के विकास और संकरणीय विचारधारा से मुक्त में प्रवासन का योगदान प्रमुख है। जिन प्रवासियों को आशा के अनुरूप अवसर नहीं मिलते हैं वे निराश, हताश और असंतुष्ट होकर विभिन्न प्रकार के अपराधों में संकलन हो जाते हैं। और क्या करते हैं कि कुछ व्यक्ति को जब यहाँ से ले जाते हैं और ले जाने के बाद उनको सही तरीके से काम करवाने के बाद पैसा नहीं देते हैं, या तो यहाँ पे जाने के बाद उससे कुछ दुरुपयोग करते हैं, तो इस तरह से व्यक्ति जो है ना वो अपराध की तरह एक संकल्प रूप धारण कर लेते हैं। यस या नो। क्या आपके पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए प्रवास के किन्हीं 3 प्रमुख परिणामों को उल्लेख करें तो आप लिख लेंगे मेरे भाई? बता दीजिए एक बार कि सर हम लिख लेंगे, एक बार जल्दी से बता दीजिए। मैं एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन्हीं 3 उत्तरदायी कारणों की व्याख्या करें। भारत में जल संसाधन की कमी, भारत में दिन प्रतिदिन देखा जाए तो जल संसाधन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। दिन प्रतिदिन जल संसाधन के बिल्कुल कमी होते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। जब गर्मी की सीजन आ जाती है तो हम लोग पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। सोचिए अगर इंसान तरस जाएगी तो ह्यूमन तो तरस रहा है, जंगली जानवर का क्या होगा, पेट एनिमल पालतू जानवर का क्या होगा, जैसे गाय भैंस बकरी का क्या होगा पानी पीने, वो तो तालाब पूरी तरह से सूख कर पापड़ बन जाते हैं। तो याद रखिएगा गर्मी के सीजन में पानी की काफी ज्यादा क्या होती है, कमी आ जाती है, जिससे लोगों के साथ साथ जानवरों को भी इसका प्रभाव पड़ते हैं। समझिएगा। पॉइंट नंबर 1 एकदम कोशिश कीजिएगा मेरे भाई, मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं कि पॉइंट टू पॉइंट लिखने की कोशिश करेंगे। समझिएगा। वर्षा का असमान वितरण, पहला क्या लिखना है आपको, वर्षा का असमान वितरण। उसके बाद इसमें डैश देके लिखना है भारत में औसत वार्षिक वर्षा 108 सेंटीमीटर, क्या है मेरे भाई याद रखिए 108 सेंटीमीटर पूर्वोत्तर और मैदानी भागों में अधिक वर्षा के बाद लाती है, जबकि प्रायद्वीपीय व मध्यवर्ती भाग में वर्षों की कमी सुखाड़ पैदा करती है। पश्चिम उत्तर भाग वर्षा के अभाव में मरुस्थल बन गया है। पश्चिम उत्तर जो है ना, याद रखिएगा पश्चिम उत्तर भाग में कौन आता है, जैसे राजस्थान, पश्चिम उत्तर भाग में गर्मी के दिनों में एकदम पापड़ बन जाता है, क्या पापड़ बन जाती है, पानी तो दूर की बात मेरे भाई वो पापड़ बन जाते हैं। लोग वहां पानी एक दिन की पानी की व्यवस्था करने के लिए, सिर्फ पीने वाला पानी पीने के लिए वो 25 किलोमीटर तक साइकिल लेकर जाते हैं पानी लाने के लिए, तब जाकर वो पी पाते हैं। याद रखिएगा। प्रदूषण आते से नगरीय उद्योग अपशिष्टों का निपटारा जलाशय में किया जाता है। रासायनिक उर्वरक सिंचाई के जल के साथ जलाशयों में पहुंच जाते हैं। अब क्या होता है ना प्रदूषण, अब समझिए इसको मैं बेहतरीन तरीके से एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूं। प्रदूषण कितना होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो हम लोग यहाँ पे जल प्रदूषण पढ़ना है।
अब क्या होता है ना कि जल प्रदूषण कैसे होती है। तो देखिए दिन प्रतिदिन हम लोगों का, मैं जिस तरह से बोल रहा हूं आपको एग्जाम में उसी तरह से लिखना है। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात कर रहा हूं। दिन प्रतिदिन क्या होती है, दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस तरह से जो फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है तो इससे क्या होती है, जनसंख्या, मेरे भाई समझिएगा, इससे क्या होती है कि जो जल का उत्पादन होती है वो जल जो वहां फैक्ट्री में जो गंदे मूल मात्र रासायनिक केमिकल वगैरह जो भी चीज होती है वो सीधा जाकर नदी में मिल जाते हैं और उस नदी के पानी जो व्यक्ति पानी पीने के योग्य बनाते हैं वो पानी पी नहीं पाते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि दिन प्रतिदिन फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ रही है, इससे क्या होती है, चिमनी की संख्या बढ़ रही है और चिमनी की संख्या बढ़ेगी तो गैस की संख्या बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आप सभी को पता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ते बढ़ते हमारे धरती वातावरण जो है गर्म हो रही है, ये हम लोग मानते हैं, इस बात को एग्री करते हैं। दिन प्रतिदिन क्या होती है, गर्मी हमें महसूस होती है, ज्यादा गर्मी हम लोग को महसूस होती है। तो दिन प्रतिदिन क्या होती है, चिमनियों से निकलने वाले धुआं कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारे धरती को दिन प्रतिदिन गर्म करती रहती है। इस तरह से याद रखिएगा वर्षा का होना कम हो जाता है। याद रखिएगा, आपको एकदम सिंपल भाषा में लिखना है। पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं, जल संग्रह की व्यवस्था का अभाव। भारत में वर्षा कुछ ही माह में होती है। जल संग्रह की व्यवस्था नहीं रहने के कारण अधिकांश वर्षा जल बेकार बह जाते हैं और शुष्क मौसम में अनुपलब्ध हो जाता है। और क्या होता है कि जल संग्रह हमारे जैसे हमारे इंडियन में ज्यादा जल संग्रह नहीं है। विदेशों में जाएंगे तो छत के ऊपर हर एक घरों पे हर एक बिल्डिंग में आपको देखने को मिलेंगे, क्या बनेंगे मेरे भाई, तो टैंक बनाया हुआ है, उस टैंक में जब वर्षा के जल आ जाते हैं तो उस पानी का उपयोग करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कहीं भी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। कोई ऐसा राज्य होगा जहां पे ऐसा किए जाते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, जल की कमी हो रही है। क्यों, बरसात के पानी को अगर इकट्ठा करके रखेंगे तो उस पानी का हम लोग यूज कर सकते हैं। वो पानी क्या हो रही है, बिल्कुल बह जा रहे हैं, बिल्कुल बह जा रहे हैं। और जब ठंडी के मौसम आ जाती है, गर्मी के मौसम आ जाती है तो हमें पानी का अनुपलब्ध समस्या उत्पन्न हो जाती है हमारे पास तक। क्या लिख पाएंगे, भारत में जल संसाधन की कमी के लिए किन 3 कारकों के बारे में अगर आया जाए क्वेश्चन तो लिख लेंगे मेरे भाई। चलिए आशा करते हैं कि लिख लेंगे, इतना समझाएं, अगर नहीं लिख पाएंगे तो फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना मेरे भाई, जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का सारा क्वेश्चन मैं आज आपको बताने वाला हूं, बस पैसेंस बनाइए। आते हैं सर, भारतीय कृषि के किन्हीं 3 मुख्य प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें। भारत में कृषि जो है ना, कृषि याद रखिएगा, भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन है पढ़ने में लग रहा है लेकिन कृषि प्रधान देश नहीं है। क्यों, क्योंकि दिन प्रतिदिन किसानों पर अत्याचार होते जा रहे हैं। कभी देखिएगा ना, पंजाब में हाल फिलहाल हुआ था, हरियाणा में हाल फिलहाल हुआ था, याद से या नो बताइए। तो दिन प्रतिदिन हम लोग को भले देश कहने का है कि हमारा भारत देश कृषि प्रधान है, बल्कि ऐसा नहीं है, समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि विकास के लिए अनेक कार्य हुए, इसके बावजूद भारतीय कृषि में अनेक समस्या आई। पॉइंट नंबर 1, क्या समस्या है समझिएगा। प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता कम होना, भारत में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। भारत में दिन प्रतिदिन जो है ना, पहला पॉइंट कमी होने का, समझिएगा, मैं बार बार बोल रहा, कृषि की किन्हीं 3 प्रमुख समस्या के बारे में। पहला, दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ रही है, पहला पॉइंट में लिखना है, मैं वही बोल रहा हूं आपको, इतना सिंपल भाषा में, इसको नहीं देखना है, ठीक है, ये आप लोगों को नहीं देखना, मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। दिन प्रतिदिन जो है जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जनसंख्या बढ़ने से हमें घरों की आवश्यकता होती है। घर बनाने के लिए हमें पेड़ों की साफ करना होती है। जब हम पेड़ों की साफ करते हैं तो उस जगह पे हम लोग घर बनाते हैं, और ऐसे जगह पे हम लोग घर बनाते हैं जहां उस जगह पे हम लोग और फसल का उत्पादन नहीं कर सकते। अगर मान लेते हैं कि जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, अगर जनसंख्या पे मान लेते नियंत्रण करेंगे तो वो जगह बच जाएगी, उस जगह पे हम फसल का कृषि का उत्पादन हम कर सकते हैं। तो ये पहली कमी रह गई सर। पॉइंट नंबर 2, वर्षा का अनिश्चितता। वर्षा याद रखिएगा, मानसून, पहले मानसून समय पर होती थी, मई जून में मानसून घुस जाते थे, लेकिन अभी देखिएगा ना, धान रोपाई के समय बिल्कुल बारिश नहीं होती है, लेकिन धान रोपाई के बाद क्या होती है, बारिश होती है, और उस समय हम लोग धान रोप नहीं सकते हैं। तो ये भी एक तरह का क्या है, समस्या है कृषि का, अनियमित क्या है, मानसून का आना। ठीक इसी तरह से कि वर्षा की अनिश्चितता, वर्षा की अनिश्चितता मूलतः प्राकृतिक जन समस्या है। भारतीय कृषि विशेषकर खरीफ फसलें मानसून वर्षा पर निर्भर है। मानसून के आने तथा लौटने में अनिश्चितता रहती है। कभी कभी मानसून का काल के बीच लंबा अपवर्ष काल भी आ जाते हैं। कभी कभी जो है ना, मानसून एक ऐसा समय आ जाती है कि सही समय पे वर्षा नहीं होती है, जिस समय होना चाहिए उस समय में नहीं होती है, जो मैं अभी जस्ट बताया हूँ। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, जोताई का छोटा आकार भारतीय कृषि के समक्ष एक प्रमुख समस्या है। यह अधिकांश किसानों के जोत खेत का आकार बहुत छोटा है। भारत में जात के शोषण
भारत में जोत के औसत आकार 2 हेक्टेयर से कम है, जबकि यह औसत न्यूजीलैंड में 184। सोचिए क्यों नहीं है आज भारत का कृषि रोएंगे, बताइए। यहाँ पे क्या है 2 हेक्टेयर है और यहाँ पे क्या है 184 हेक्टेयर, वो भी कहाँ है न्यूजीलैंड में। संयुक्त राज्य अमेरिका में 58, ब्रिटेन में 24.5 एवं हॉलैंड में 26 हेक्टेयर है। सबसे कम कहाँ पे है, भारत में है। और भारत को क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश। बाकी हम लोग समझदार है, समझ गए होंगे क्या कहा जाना चाहिए। यह है सर भारतीय कृषि के बारे में, आपके पेपर में आएगा ही आएगा। इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को कंठस्थ कर लेना है, एकदम टू द पॉइंट। मैं जिस तरह से बताया हूं आपको इसी तरह से लिख लेना है। इंटरनेट के किन्हीं 3 फायदे को बताएं। अब आते हैं सर इंटरनेट जो होती है मेरे भाई, इंटरनेट के क्या 3 फायदा है। ये इंटरनेट जो हम लोग यूज करते हैं ना, रील्स देखने के लिए, शॉर्ट्स देखने के लिए। सोचिएगा मेरे भाई, ये जो रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं ना, ये समय का वेस्ट नहीं कर रहे, ये हम अपनी जिंदगी के एक छोटा सा हिस्सा को ऊपर भेज रहे हैं। बस याद रखिएगा एक छोटा सा बात, ठीक है। आते हैं सर पॉइंट नंबर 1। इससे विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त की जा सकती है। कितना मजेदार बात कहा है सॉरी मेरे भाई, कितना मजेदार बात कहा है कि इससे विश्व के किसी भी कोने में, कहीं भी हो आप, इससे विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र की, किसी भी प्रकार की सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। कितना मजेदार बात है। फिर से, इससे विश्व की, कौन से, इंटरनेट से विश्व के किसी भी कोने में, किसी भी क्षेत्र के, किसी भी प्रकार की सूचना को हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। पॉइंट 2, इससे दूरियां और समय की सीमाएं समाप्त कर दी गई है। बिल्कुल, अभी हम लोग देखते हैं ना वीडियो कॉल में बात होती है या नहीं, तो लगता है कि जिस भी बात होती है ना, लगता है कि एकदम मेरे सामने है। पहले जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, पत्र के माध्यम से लिखा होता था। 10 दिन अगर बाहर गए हैं तो लगता था यार कि 1 महीना चला गया होगा। अभी 2 साल अगर कोई व्यक्ति बाहर में रहता है और वीडियो कॉल बात करते हैं, लगता है कि कल ही किया होगा। ऐसा फील होता है ना। इसने दूरी और समस्या समाप्त कर दी और पूरे विश्व को एक गांव जैसा बना दिया। दुनिया में आप कहीं भी रहिए, हम आपसे बात कर सकते हैं, आपको देख भी सकते हैं, आप क्या कर रहे हैं अब हम महसूस भी कर सकते हैं। याद रखें, ठीक है। इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा, बैंकिंग, यात्रा टिकट, होटल बुकिंग, उपभोक्ता वस्तु विक्रय, क्रय विक्रय, आवेदन, व्यापार आदि सभी आर्थिक और सामाजिक क्रिया आसान हो गई है। यस या नो, हम लोग बैंकिंग आसानी से तरीके से कर सकते हैं। नेट नहीं रहेगी, बैंक चलेगा नहीं। शिक्षा, अगर नेट नहीं रहेगी तो शिक्षा व्यवस्था चलेगा नहीं। होटल में भी हम लोग जीतते हैं ना, मेन्यू कार्ड लेके आओ, क्या क्या खाया है पूरा टाइप करता है। होटल बुकिंग भी काम कर लेते हैं हम लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से। यह है इंटरनेट का 3 फायदा। क्या इस तरह से अगर आपके पेपर में आ जाएगी तो कर लेंगे मेरे भाई? डन तो कीजिए एक बार कि हाँ सर समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, कुछ तो कीजिए, कुछ तो लिखिए कमेंट में। चलिए अगला देखते हैं सर। अब आते हैं सर परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। एक होता है सर परंपरागत ऊर्जा, एक होता है सर गैर परंपरागत ऊर्जा, एक होता है सर नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। चारों चीज को मैं बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, समझिएगा। और एग्जाम में ना आपको इसी तरह से लिखना है, जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एग्जाम में उसी तरह से लिखना है, A to Z जिस तरह से लिखा हुआ है, इसके अलावा आपको नहीं लिखना है। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकते हैं। परंपरागत ऊर्जा को हम लोग कभी भी समाप्त होते हुए देख सकते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा को कभी भी समाप्त नहीं होगी। सर गैर परंपरागत जो, जैसे मान के चलिए हम लोग जल, कभी भी समाप्त नहीं होगी। सर परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला समाप्त हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, परंपरागत ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं समझ लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं। परंपरागत ऊर्जा उसे कहते हैं जो कभी भी समाप्त हो सकती है। परंपरागत ऊर्जा उस ऊर्जा को कहा जाता है जो कभी भी समाप्त हो सकती है। और गैर परंपरागत ऊर्जा उसे कहा जाता है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण में चलूं तो कोयला, गैर परंपरागत ऊर्जा के लिए चलूं तो याद रखेगा जल, ठीक है। आते पॉइंट 2, ये अधिक महंगे होते हैं। क्या है? ये अधिक महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं। परंपरागत ऊर्जा महंगे होते हैं और गैर परंपरागत ऊर्जा सस्ते होते हैं। यह प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। कोयला प्रदूषण करता है या नहीं? यह प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, यह प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। यह जैसे कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु शक्ति आदि क्या है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये गैर परंपरागत के उदाहरण क्या है मेरे भाई? ये गैर परंपरागत के उदाहरण है। तो ये आप लोगों का पॉइंट लिखना है 4। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं। सबसे पहले ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 मार्क्स का आएगा। और जिस तरह से मैं लिखा हूं अपने भाषा में मैं आप लोगों को उत्तर दे रहा हूं, एकदम 2 कॉपी आप लोगों को इसी तरह से लिखना है। 2 कॉपी एकदम।
परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कभी भी समाप्त हो सकती है, गैर परंपरागत समाप्त नहीं होगी। ये महंगे होते हैं, ये सस्ते होते हैं, इसमें प्रदूषण उत्पन्न होती है, इसमें प्रदूषण उत्पन्न नहीं होती है। एग्जाम्पल, कोयला, पेट्रोलियम, परमाणु आदि शक्ति क्या है, गैर परंपरागत, सॉरी परंपरागत है, और गैर परंपरागत जो समाप्त नहीं होगी, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल, याद रखिए वन क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा। क्या आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सर भारत में जनसंख्या घनत्व के अस्थायी वितरण की विवेचना करें। और ये क्वेश्चन एक बार नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, अभी हजारों बार ये क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। तो मैं चाह रहा हूं ना इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग अपनी तरफ से कर लीजिएगा तो बेहतरीन तरीके से, तो मेरे अंदाज में बेहतर होगा। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें लग रहा है ना ये थोड़ा सा अटपटांग से आंसर लिख दिया है टाइपर ने, ठीक है। इसका आंसर और सरल होना चाहिए, एकदम सिंपल। देखिए क्वेश्चन क्या है मैं समझा देता हूं। भारत में जनसंख्या के घनत्व दिन प्रतिदिन जो है ना, भारत में जनसंख्या का घनत्व बढ़ती जा रही है। इसके पीछे आपको बताना है इसके क्या वितरण, स्थानीय वितरण पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसके बारे में आपको विवेचना करना है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि जनसंख्या के घनत्व को प्रति इकाई के क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या द्वारा अभिव्यक्ति किया जाता है। इससे भूमि के संदर्भ में जनसंख्या का स्थानीय विकास वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 313 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 की जनगणना, तथा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 के जनगणना के अनुसार। याद रखिएगा 2001 के जनगणना के अनुसार 313 व्यक्ति था 1 वर्ग किलोमीटर। सर 1 वर्ग किलोमीटर क्या है समझिएगा, 1 किलोमीटर वर्ग के भीतर में जितना व्यक्ति रहते हैं, कितना 2000, अगर 1 की मैं बात करूं तो इसमें रहता था कितना 313 को, कितना 313 को। अगर मैं लेके चलूं 2011 की जनगणना के अनुसार तो इसमें कितना व्यक्ति रहेंगे, तो बताएंगे सर 300, याद रखिएगा 382 को, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं सर, याद रखिए क्या बोलिए, तो इसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। समझिएगा यहाँ प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है 2011 का अनुसार। यह एशिया का सबसे सीमितम बसे देशों में बांग्लादेश ये सब है, आप लोगों को देख लेना है। भारत में जनसंख्या के वितरण जनसंख्या के घनत्व को स्थानीय भिन्नता देखने को मिलती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व ओनली पर 17 को है। जनसंख्या घनत्व अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे ना तो 1 किलोमीटर एरिया में सिर्फ और सिर्फ कितना रहता है, तो आप लोग बता सकते हैं कितना, ओनली पर 17 को व्यक्ति रखता है। अगर मैं बिहार चलूं ना, बिहार, अगर आप बिहार चलेंगे तो भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। याद रखिएगा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। कितना सर 1000, आपको याद रखना होगा थोड़ा सा, कितना 1100 याद रखिएगा 2, क्या 1102। इसको भी आप लोग अच्छे ढंग से कर लेना मेरे भाई। एक बार इस क्वेश्चन के एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन हो सके अगर अगला वीडियो में अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर कि बताइए, तो मैं सोचूंगा कि आप लोगों को इससे सरल भाषा में मैं आप लोगों को अगला वीडियो में समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिलहाल इसको रोक देते हैं आप लोग। भारत के आर्थिक विकास में सड़क की भूमिका के मुख्य विशेषता बताएं। भारत के आर्थिक विकास के लिए सड़क किस प्रकार का आर्थिक विकास करती है ये आपको बताना। अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, फिर भी मैं और एक बार समझाता हूं क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एकमात्र ऐसा साधन है, कौन है मेरे भाई बताइए, अरे कुछ तो कीजिए, याद रखिएगा कौन, तो बताएंगे सड़क। यही एकमात्र ऐसा साधन है जो घर घर तक सेवाएं प्रदान कर सकती है। आज हम लोग जो CCTV लगाते हैं ना, सड़क नहीं रहेगी ना बाबू तो लाभ ही नहीं सकता है। सड़क का होना बहुत जरूरी है। सड़क ही एक ऐसा चीज है जो बड़े बड़े शहरों को छोटे छोटे गांवों तक जोड़ती है, ठीक है, समझिएगा। यह एकमात्र ऐसा साधन है जो घर घर तक सेवाएं प्रदान कर सकती है। साथ ही इस प्रकार के यातायात से यह सुविधा भी है कि इच्छा अनुसार कहीं से भी सवार होकर कहीं भी जाकर हम उतर सकते हैं। कहीं से भी हम सवार होकर कहीं भी जाकर हम उतर सकते हैं। ये सड़क व्यवस्था है, समझ में आ रहा है, ये क्या है, सड़क व्यवस्था है। यह एकमात्र ऐसा साधन है जो घर घर तक सेवाएं प्रदान कर सकती है। साथ ही इस प्रकार के यातायात से यह सुविधा भी है कि इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कहीं से भी सवार होकर कहीं पर भी उसे हम कहीं भी चढ़कर कहीं भी जाकर उतर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट 2, भारत में यह साधन महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये जो भारत में यह साधन जो है ना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भारत के गांव सड़कों के माध्यम से ही शहरों से जुड़ी हुई है। भारत के छोटे छोटे गांव सड़क के माध्यम से बड़े बड़े शहरों के साथ जुड़ी हुई है, जो मैंने अभी जस्ट बताया हूं। किसान शहरों तक जाने के लिए कच्ची सड़कों और ट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। जो किसान है वो शहरों तक जाने के लिए
कच्चे सड़कें, जो कच्चे सड़क होती है, याद रखिएगा, जो खराब उबड़ा खबड़ा होती है ना, उसको हम लोग कच्चे सड़क कहते हैं। कच्चे सड़क और ट्रैक्टर का उपयोग करती है। अगला पॉइंट आता है शीघ्र ही सड़ जाने वाले वस्तुएं, ताजे फल सब्जियां आदि सड़क यात्रा के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अगर सड़क नहीं रहेगी ना तो किसान, याद रखिएगा, अपने फसल को उत्पादन करके वो दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती है। सड़क व्यवस्था सही रहेगी, जैसे मान लेते हैं कि हम बैगन का उत्पादन करते हैं, मिर्च का उत्पादन करते हैं, आप करते हैं, आप, वाह किसान, आप किसान है, फार्मर, वेरी गुड। चलिए तो देखिए, तो यहाँ पे क्या होती है कि हम मान लेते हैं कोई भी कच्चे सामान जो होते हैं ना, जैसे हम एप्पल हो या वगैरह कुछ भी हो, ये सब उत्पादन करके हम दूसरी जगह तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं सड़क व्यवस्था के माध्यम से। अगर सड़क सही नहीं रहेगी तो हम इसका उत्पादन तो कर लेंगे पर सही टाइम पे वहां पे पहुंचा नहीं पाएगी। जैसे मछली अगर 1-2 घंटा लेट होगी तो सड़ जाएगी, जैसे टमाटर सड़ जाएगी, ठीक है। तो एक तरह का क्या है, सड़क का व्यवस्था जो सही रहेगी तो हम लोगों का आर्थिक विकास होगी कृषि के क्षेत्र में। शीघ्र ही सड़ जाने वाली, तुरंत सड़ जाने वाले वस्तुएं, ताजा फल सब्जियां आदि सड़क यातायात के द्वारा ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगी। मेरे भाई क्या आप लोगों को समझ में आ रहा? एक बार जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा? जल्दी से बताइए क्या आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है? यानी आप लोग कमेंट भी तो नहीं करते हैं ना, प्रॉब्लम यही है। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए कि सर हम लोग को समझ में आ रहा है, मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। एक बार आप लोग कमेंट कीजिए। ये पहला क्लास था हम लोग का, ठीक है। ये जो हम लोग का क्लास है मेरे भाई, ये पहला क्लास था जहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा तो एक बार बता दीजिए। ये लेक्चर नंबर हम लोग का 1 है, ठीक है। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या है, लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोगों को अच्छा लगा, जैसा भी फील हुआ है, एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर दीजिएगा। और जो मैं समझाया हूँ उस समझाने का तरीका अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो जरूर बता दीजिएगा। मिलते इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।